हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 को, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के स्टेटस को आज़ादी के वक्त पे। जब इंडिया आज़ाद हुई थी 1947 में, तो उस समय इंडियन इकोनॉमी के क्या स्थिति थी, उसके क्या कंडीशंस थे, हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। और अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्कस किया कि देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी क्या स्थिति थी आज़ादी के वक्त पे। साथ ही साथ हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करी थी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्कस किया कि इकोनॉमी का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो किस तरह की स्थितियों में था, और जो भी कारण थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंडर डेवलप्ड होने के, उन कारणों के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज के क्लास में हम उसके बाद अगले सेक्टर को डिस्कस करेंगे, और आज के क्लास में हम फॉरेन ट्रेड सेक्टर की बात करेंगे कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड सेक्टर किस तरह के कंडीशंस में था, और जो भी कारण थे उसके फीचर्स के, बुरे फीचर्स के, उनके पीछे कारण क्या थे, उन कारणों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। Foreign trade on the eve of independence। आज हम फॉरेन ट्रेड सेक्टर की बात करेंगे। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है विदेशी व्यापार। तो जो विदेशी व्यापार का क्षेत्र था हमारे देश का, वो किस तरह का था, उसकी क्या स्थितियां थी, हम वो सारी चीज़ों को समझेंगे। और अगर हम बात करें इंडिया के फॉरेन ट्रेड सेक्टर की, तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड सेक्टर था वो एंशियंट टाइम से, अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड सेक्टर, विदेशी व्यापार का जो क्षेत्र है, वो एंशियंट टाइम से ही काफ़ी फेमस था वर्ल्ड मार्केट में। ये काफ़ी फेमस हुआ करता था। कहाँ? वर्ल्ड मार्केट में। कैसे? तो इंडिया में कई तरह के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उनका इंपोर्ट किया जाता था, और इंडिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के मामले में काफ़ी पहले एंशियंट टाइम पे फेमस था इन द वर्ल्ड मार्केट। फॉरेन ट्रेड सेक्टर में इंडिया का जो स्टेटस था वो बिल्कुल अलग था, और उसका स्टेटस अच्छा था, पॉजिटिव स्टेटस था। लेकिन जब भारत देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हुआ, तो ब्रिटिश रूल जब देश के फॉरेन ट्रेड सेक्टर पर लगा, तो इससे कंट्री का जो फॉरेन ट्रेड सेक्टर है उसका जो भी कंपोजिशन था, जो भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो भी उसका एक रेपुटेशन बना हुआ था इन द वर्ल्ड मार्केट, कंपोजिशन की बात करो आप या बोलो स्ट्रक्चर की बात करो, तो वो एक जो स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ था वर्ल्ड मार्केट में कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री इन द सेक्टर ऑफ ट्रेड, जो कि बेहतर क्वालिटी के हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करते हैं ये रॉ मटेरियल्स को, वो स्टेटस जो है वर्ल्ड मार्केट में वो चेंज हो गया। वो कंपोजिशन या स्ट्रक्चर बोले तो वो बिल्कुल ही चेंज हो गया, और ये चेंज हो करके किस तरह का हो गया, तो ऐसा स्टेटस हो गया जो कि इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी सही
नहीं था। तो ब्रिटिश रूल के कारण इंडिया के फॉरेन ट्रेड सेक्टर पर कह सकते हैं आप कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा, और इस एडवर्स इम्पैक्ट के कारण एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा भारत के विदेशी व्यापार के क्षेत्र पर, और इसके कारण इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड सेक्टर है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया और उसका स्टेटस बदल गया इन द वर्ल्ड मार्केट। अगर सवाल है कि किस तरह का स्टेटस हो गया, इंडिया के फॉरेन ट्रेड सेक्टर का स्टेटस किस तरह का था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो हम यहाँ पे उसके स्टेटस को डिस्कस कर सकते हैं। स्टेटस आप बोल सकते हैं या आप इसको समझ सकते हैं एज अ फीचर्स, कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल किस तरह की विशेषताएं थी देश के फॉरेन ट्रेड सेक्टर की। तो विशेषताओं में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि इंडिया का जो स्टेटस है, स्टेटस ऑफ इंडिया एज एन एक्सपोर्टर of raw materials and importer of final goods। इंडिया जो कि पहले एक फेमस ट्रेडिंग नेशन के तौर पे जाना जाता था एंशिएंट टाइम पर, वहीं उसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हुआ तो इंडियन इकोनॉमी का जो स्टेटस था वर्ल्ड मार्केट में पहले से, वो स्टेटस चेंज हो गया। और वो स्टेटस चेंज होके ऐसा हो गया कि इंडियन इकोनॉमी बन गया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड वो बन गया इंपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स, जिसमें इंडिया के बारे में था कि वो एक्सपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स को। रॉ मटेरियल में जैसे कि वो एक्सपोर्ट करते हैं कॉटन, जूट, शुगर, इंडिगो, इस तरह के जो भी बेसिक और भी सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, जैसे सिल्क, वूल। तो जो भी बेसिक चीज़ें लगती हैं किसी भी देश में इंडस्ट्रीज़ के सेटअप में, उस तरह के रॉ मटेरियल्स को इंडिया एक्सपोर्ट करने लग गया। और अगर बात करें कि वो इम्पोर्टर हो गया फाइनल गुड्स का, तो फाइनल गुड्स के तौर पर वो क्लोथिंग आइटम्स को परचेज़ करने लग गया, जिसमें क्लोथिंग में आपके हर तरह के कपड़े आ जाएंगे। जैसे सिल्क के कपड़े हमने ख़रीदना शुरू कर दिया, वूल के कपड़े हमने ख़रीदना शुरू कर दिया, इंडिगो से प्रिंट या इंडिगो से कलर किए हुए कपड़े जो है वो इंडिया में आने लग गए। तो इस तरह के जो फाइनल गुड्स थे वो इंडिया में आने लग गए, और इससे इंडिया का जो स्टेटस था वर्ल्ड मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन के तौर पे वो चेंज हो गया। और ये जो स्टेटस रहा ये इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह रहा, जिससे इंडिया के फॉरेन ट्रेड सेक्टर का जो कंपोजिशन है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। पहले कुछ और था, ब्रिटिश रूल के बाद वो कुछ और हो गया। अगले फीचर की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया के फॉरेन ट्रेड मार्केट पर मोनोपोली कंट्रोल कर लिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। मोनोपोली कंट्रोल, मोनोपोली में मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली वर्ड का मतलब होता है कंट्रोल। तो मोनोपोली का मतलब हो जाता है एक ऐसा क्षेत्र, बाजार जहाँ पे सिर्फ एक का ही अधिकार हो। ठीक है, तो इंडिया के फॉरेन ट्रेड सेक्टर पर, इंडिया के फॉरेन ट्रेड सेक्टर पर ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली कंट्रोल किया हुआ था। और इस मोनोपोली कंट्रोल के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि हमारे देश के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। चूँकि फॉरेन ट्रेड में हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बातें करते हैं,
और इन दोनों को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करते हुए ऐसा कर दिया कि इंडिया जो भी रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करेंगे वो रॉ मटेरियल्स सिर्फ और सिर्फ मोर देन हाफ, आधे से अधिक व्यापार जो होगा, मोर देन हाफ, आधे से अधिक ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था विद द ग्रेट ब्रिटेन। और उसके अलावा जो रेस्ट बचता पोर्शन, जो रेस्ट ट्रेड का पोर्शन बचता, उसको भी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ओनली 3 कंट्रीज, चाइना, श्रीलंका एंड ईरान। इस तरह से इंडियन इकोनॉमी के ट्रेड सेक्टर पर एक मोनोपोली कंट्रोल हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। उन्होंने हमारे ट्रेडिंग को भी रिस्ट्रिक्ट करते हुए हमें फ्री नहीं रखा कि हम अपने नेशन के प्रोडक्ट को किसी भी इकोनॉमी में बेच सकते हैं, बल्कि उन्होंने यहाँ पे हमारे ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करते हुए सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही उस ट्रेड को करने की हमें इजाज़त दी। और उसके अंतर्गत ये हुआ कि मोर देन हाफ जो है ट्रेड हमारा वो होने लग गया ब्रिटेन के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। एंड उसमें से भी जो थोड़ा बहुत बचता है उसको करने का हमें कंट्रोल दिया कि हम कर सकते हैं अपने ट्रेड को सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ या फिर थोड़ा बहुत श्रीलंका के साथ, एंड बचा हुआ जो है वो ईरान, जहाँ पर्सिया, वहाँ पे। तो इस तरह के प्रोडक्ट जो हैं, ये इस तरह का जो पॉलिसी रहा, इसने हमारी इंडियन इकोनॉमी के फॉरेन ट्रेड सेक्टर पर एक बार फिर से बुरा असर डाला। क्योंकि अगर आप ट्रेड के लिए रिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब आप अदर कंट्रीज़ के साथ इंटरैक्ट नहीं हो सकते हैं, चूँकि आपका ट्रेड सबके साथ करना आपको फ्री नहीं है, आप अलाउड नहीं है, तो मतलब आप हैं कि अदर कंट्रीज़ के साथ आपका इंटरैक्शन नहीं है। और इस तरह से कंट्रीज़ का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं उतना बेहतर नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। बट ब्रिटिशर्स को एक्चुअली इंडिया का डेवलपमेंट करना नहीं था, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को तो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहा, और इस वजह से उन्होंने हमारे ट्रेड सेक्टर जो है, हमारे फॉरेन ट्रेड सेक्टर जो है, उसको भी एडवर्सली अफेक्ट करते हुए इस तरह की पॉलिसीज़ बना दी। इतना ही नहीं, मिसयूज़ ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस फीचर्स में और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि ब्रिटिशर्स सिर्फ यही नहीं कर रहे थे कि उन्होंने हमारे ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया या हमारे स्टेटस को चेंज कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने तो ये किया कि इंडिया में फॉरेन ट्रेड से होने वाले एक्सपोर्ट सरप्लस को, वो सरप्लस जो आपके जब हम रॉ मटेरियल्स को विदेशों में बेच रहे थे तो उससे जो भी पैसे आ रहे थे, उस सरप्लस का इस्तेमाल भी ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए नहीं किया। मतलब एक्सपोर्ट सरप्लस, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने के बाद जो भी पैसा आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट सरप्लस। उस सरप्लस का जो यूज़ है वो इंडियन इकोनॉमी पर न करके उन्होंने इस तरह के प्रोडक्ट का और इस तरह के बेनिफिट का इस्तेमाल करना शुरू किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटेन। मतलब उस पैसे का इस्तेमाल इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट पे न करके उन्होंने उन पैसों का इस्तेमाल कर दिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटेन की इकोनॉमी, और इससे भी हमारे देश के विदेशी व्यापार के क्षेत्र पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है, एक तो बहुत ही कम कीमत पर हम अपने रॉ मटेरियल्स को बेच रहे थे, और उससे जो भी थोड़े बहुत पैसे आ रहे थे उन पैसों का इस्तेमाल इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट पर किया जाना चाहिए था। लेकिन वो पैसे इंडियन इकोनॉमी में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके इस्तेमाल में खर्च न करके
जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में अंग्रेज़ों को लग रहा था कि इस तरह के प्रोडक्ट को परचेज़ करने पर हमारा फ़ायदा होगा, उन्होंने उन पैसों से उस तरह के प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज़ को परचेज़ किया या प्रोड्यूस किया, और इससे उन्होंने अपनी इकॉनमी को डेवलप कराने में मदद करी, ना कि इंडियन इकॉनमी के डेवलपमेंट को प्रमोट किया। अब इससे हुआ ये कि इंडिया में जो पैसे थे उसकी भी कमी होने लग गई धीरे धीरे, क्योंकि एक तो रॉ मटेरियल्स धीरे धीरे घट रहे थे, और रॉ मटेरियल्स को बेचकर जो पैसे आ रहे थे उसको भी उन्होंने अपने इस्तेमाल में यूज़ करना शुरू कर दिया, जिससे ओवरऑल इंडियन इकॉनमी के डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ा। इकॉनमी जो है वो हमारी अंडर डेवलप्ड रही। इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड सेक्टर है वो एडवर्सली अफेक्टेड हुआ, और ब्रिटेन की इकॉनमी को इन सब से फ़ायदा पहुंचा। और इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड सेक्टर था आज़ादी के वक्त पे उसकी स्थिति बहुत ही बुरी थी, जस्ट लाइक द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड सेक्टर। इसी के साथ हमारा जस्ट लाइक द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, अब इसी के साथ हमारा जो फॉरेन ट्रेड सेक्टर है उसका डिस्कशन होता है ओवर। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा डेमोग्राफिक कंडीशंस। इंडिया के डेमोग्राफिक कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह की स्थिति थी भारत देश में। डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसंख्या संबंधी, तो जनसंख्या से संबंधित स्थितियों को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।